द्वित्व आदि होकर के संस्कर्ता बनता है, संस्कृत बनता है। तो संस्कर्ता एक दो नहीं 108 रूप बनते हैं संस्कर्ता शब्द। सम और स्कर्ता की संधि करने पर 108 रूप बनते हैं। ठीक है, हाँ, एक ही दो रूप नहीं 108 रूप बनते हैं। ठीक है, संस्कृत में अनुस्वार जो है अनुस्वार, इसको भी द्वित्व होता है, विसर्ग को भी द्वित्व होता है। इसमें जो बड़ा रूप होगा संस्कर्ता में वो 2 अनुस्वार 3 सकार 3 ककार कर्ता 2 ककार 3 तकार तक रुक जाता है, बनता है। इसमें 108 रूप बनते हैं। तो बात की बात है और उसको आप ग्रंथ से देख लेंगे। वो केवल संस्कर्ता और उसको मिला के लिए है। जो सामान्य नियम है यही है, सामान्य नियम का निष्कर्ष यही है कि पदार्थ करने के बाद आप चर्चा दिखने पर तालम साकार कर दीजिए और दिखने पर प्रथम साकार कर दीजिए, तथा दिखने पर प्रथम साकार कर दीजिए, पूर्व को नासिक का अनुस्वार कर दीजिए, आपका रूप बन सकता है। ठीक है, भगवान तथा अब आगम संधि। आगम संधि का मतलब है कुछ आगम होना। जैसा भी भगवान साधु में भगवान साधु जो बनाया हमने वो आगम संधि के अंतर्गत ही रखा जा सकता है। आगम का मतलब हुआ कहीं धूप का आगम हो जाता है, कहीं दुख का आगम हो जाता है, बीच में कोई एक वर्ण आ जाता है। ठीक है, तो आगम संधि में शीतुक है, गहसितुक है, 2-3 सूत्र है, उनके प्रयोग सीमित है, उनको आप ग्रंथ से देख लीजिएगा। प्रचलित प्रयोग है वो है छेतुक वाला। तो वह यह है कि ह्रस्व वर्ण के बाद पदार्थ या अपदार्थ कोई भी ह्रस्व वर्ण हो और ह्रस्व वर्ण के बाद छ दिख जाए, छाया। तो ह्रस्व वर्ण के बाद यदि छ दिख गया किसी भी ह्रस्व वर्ण के बाद, तो छ के पहले आधा च जोड़ दीजिए। आधा च मतलब पूरा ही च है, लेकिन आजकल के दृष्टि से उसको आधा करना पड़ रहा है, क्योंकि च और समुदाय को लोग पूरा च समझते हैं, तो जो पूरा च है उसको लोग आधा समझेंगे। तो शिव है छाया, ह्रस्व है वह में ह्रस्व के बाद क्या आ रहा है, छ आ रहा है। तो छ से पहले हमें क्या कर देना है, एक च उसमें चिपका देना है बस। अब कहिए कि च चिपकाने वाला सूत्र कौन है, तो सूत्र कोई नहीं, सूत्र तो है वो छे च है, वो तुक का आगम करता है। कित होने से वो ह्रस्व के अंत में आकर त बढ़ता है और उसी त को प्रक्रिया का तत् होते होते जाकर के चुत्व हो करके च होता है। तो व्याकरण की प्रक्रिया हम व्याकरण ग्रंथ में समझेंगे। कार्यशाला में ये समझ लें कि ह्रस्व के बाद छ है तो उस छ के साथ च अवश्य जुड़ जाएगी। पृच्छति, प्री में री है ना, ह्रस्व है कि दीर्घ है, प्री में री दीर्घ है क्या ह्रस्व है, ह्रस्व है। इसके बाद छ आ रहा है तो पहले छ रहेगा तो उसके साथ च भी रहेगा। हाँ, पृच्छति, इच्छा, इच्छा में भी ह्रस्व है ना, इसके बाद छ है तो छ और ह्रस्व के बीच में क्या जुड़ गया है, च, इच्छा, इच्छति। शिवच्छाया, रामच्छाया। ठीक है, शोध छात्र क्या बनेगा, शोध छात्र क्या बनेगा, छ से पहले क्या जुड़ गया और ये नित्य जुड़ेगा धातु के, विकल्प नहीं। तो ह्रस्व के बाद यदि छ आ गया तो हमें तुक का आगम कर देना है। तुक आगम का आशय है कि हमें वहां एक च लगा देना। बात समझा रही है? तो शिव छाया, शिव छाया, राम छाया, रामत छाया, सुंदर छवि क्या बन जाएगा, सुंदर छवि, मनोहर छवि, मनोहर छवि। ठीक है, तो अकेले छ नहीं रहेगा, ह्रस्व के बाद रहेगा तो ध्यान रखिएगा, छ जरूर उसको लगेगा, तुक का आगम निश्चित होगा। तो ये किसके बाद आने पर, ह्रस्व के बाद आने पर।
अब प्रश्न है कि दीर्घ के बाद आए तो, ठीक है, तो दीर्घ के बाद आए तो क्या होगा? तो हमें ये विचार करना है कि वो दीर्घ पदांत है कि अपदांत है, ये देखना है। यदि दीर्घ अपदांत है तो वहां भी नित्य ही च जुड़ेगा, नित्य तुक्कागम होगा, ठीक है ना। चिच्छिद्यते, तो जहां भी दीर्घ अपदांत यदि है वो कम मिलेगा, कुछ स्थल पर मिलेगा, तो वहां तो नित्य ही तुक्कागम होगा, यानी वहां नित्य ही छ से पहले च जुड़ेगा। लेकिन पदांत दीर्घ है, पद के अंत में भी वो दीर्घ वर्ण है और उसके बाद छ आ रहा है, तो वहां विकल्प से तुक्कागम, विकल्प से वहां च दिखेगा, ठीक है ना। जैसे लक्ष्मी छाया, तो लक्ष्मी में दीर्घ ही है कि ह्रस्व ही है? अच्छा, लक्ष्मी भी एक पद है, तो पद के अंत में कौन है? पदांत हो गया कि नहीं हो गया? तो लक्ष्मी में जो दीर्घ है वो पदांत दीर्घ है कि अपदांत दीर्घ है? पदांत दीर्घ के बाद छ आ जाए तो वहां विकल्प से तुक होता है, ठीक है। तो विकल्प से तुक्कागम करेंगे तो क्या बनेगा? तुक करेंगे तो च जुड़ हो जाएगा, तो आकर के च बन जाएगा। तो लक्ष्मी छाया, गौरी छाया, ठीक है, नदी छलनम, जो बनना है बन जाएगा। और नहीं करेंगे हम तुक्कागम तो च नहीं जाएगा, तो लक्ष्मी छाया यही बनेगा। तो लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया, गौरी छाया, गौरी छाया, दोनों बनेंगे, ठीक है। देवी छवि, देवी छवि, दोनों बनेंगे। तो पदांत दीर्घ है तो उसके बाद छ आने पर विकल्प से च जुड़ेगा, और अपदांत दीर्घ है तो नित्य जुड़ेगा। और ह्रस्व पदांत हो या अपदांत हो, उसको तो उसके बाद आने पर तो नित्य ही च जुड़ना है, ठीक है। तो ये भी एक आगम संधि हो गई, तो आगम वाले के क्रम यही है। बाकी कुछ अपवाद संधियां हैं, हल संधि में कई अपवाद संधि हैं, ठीक है। उदस्ता स्तंभों वाला प्रसंग है, खरीच है जो चर को करता है, उत्थानम उत्तमनम बनाते हैं, और कई अपवाद संधियां हैं। सारी संधियों को तो बता पाना संभव नहीं है, वो अपवाद है। अपवाद मतलब कुछ कुछ स्थल के लिए ही है, व्यापक नहीं है, फिर भी हमें क्या आवश्यकता होना चाहिए। तो यहाँ तो चर्चा खाली पुलाकर न्याय से हो रही है, विस्तार से चर्चा आपको ग्रंथ देखना है और अपने अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करनी है, जानने की इच्छा उत्पन्न होगी, आप स्वयं ग्रंथ देखेंगे, आपकी प्रवृत्ति बनेगी पढ़ने की, और प्रवृत्ति बनेगी तो जो विषय संक्षिप्त रूप से और अलग शैली से बताया गया वही विषय आपको वहां अलग शैली से पढ़ने को मिलेगा, अलग तरीके से सूत्र उसको व्याख्यान क्रम से पढ़ने को मिलेगा और ज्ञान का विस्तार होगा। आपके उस क्रम में नहीं समझ में आएगा तो आप गुरुओं के पास जाएंगे, गुरुजन आपकी सहायता करेंगे, आपका ज्ञान और आगे जाएगा, ठीक है। तो कार्यशाला का अभिप्राय ग्रंथ का पंक्तिशः अध्यापन नहीं होता है, तो पंक्तिशः अध्यापन तो क्लास में हो रहा है, उस पर कुछ विशेष चर्चा करना होता है और उसके लिए पर्याप्त समय की भी अपेक्षा होती है। एक दिन में या 2 दिन में पूरी हल संधि की चर्चा, 39 सूत्र है, कई वार्तिक है, सब संभव नहीं है, फिर भी जो मुख्य मुख्य संधियां हैं उनकी चर्चा यहाँ की गई, तो आप उनको नोट कर लेंगे कौन कौन से सूत्र की चर्चा हुई है, सूत्र करा कौन कौन सी संधि की चर्चा हुई है, ठीक है ना। और जितनी संधियों की चर्चा हुई है उसका तो अभ्यास करें, बाकी जो छूट गई है उनको आप पुस्तक से या व्यक्तिगत रूप से अलग से आकर के गुरुजनों से संपर्क करके, जो भी श्रेष्ठ है गुरुजन है उनसे आप पूरा समझ सकते हैं, ठीक है। तो हल संधि में महत्वपूर्ण यही है, विराम किया जाए, अरे हल संधि इसके बाद विषम संधि, टाइम क्या हुआ? 1 घंटा तो हो गया, आगे क्या विषम संधि की चर्चा करें कि कल करें? इतना प्यार करोगे कि आगे बढ़े, इतना आराम दे क्या कक्षा है, हाँ कक्षा है, तो यही विराम करते हैं। कुछ हल संधि महत्व से तो छुटा तो नहीं, 1 मिनट के थोड़ा सा दृष्टिपात कर ले।
हल संधि में कुछ महत्वपूर्ण छूट तो नहीं गया? एक पररूप संधि है, उसमें चर्चा कर लेते हैं। दो संधियों दो में चर्चा कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। एक पररूप संधि, ठीक है, हल संधि के अंतर्गत पररूप संधि, अच संधि में भी पररूप संधि आई है, वो नहीं। हल संधि के अंदर अनुस्वार से यही पर सवर्ण संधि नाम दे दीजिए इसका, पररूप की जगह पर सवर्ण संधि नाम दे दीजिए। अनुस्वार के बाद क ख ग घ आ जाए तो अनुस्वार को क्या कर देंगे हम? न कर देंगे, ठीक है। जैसे अंकिता, तो अंकिता में अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद क्या दिख रहा है? क, तो अनुस्वार को क्या कर देंगे हम? न कर देंगे, अंकिता। संगीत है, अनुस्वार दिख रहा है आपको, अनुस्वार के बाद क्या दिख रहा है? ग, तो अनुस्वार को क्या कर देंगे हम? न कर देंगे, क्या बन जाएगा? संगीतम, ठीक है। वैसे ही अनुस्वार के बाद च छ ज झ य, तो अनुस्वार को क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। जैसे संजय, आज तो संजय का पहले संजय का न नहीं है, क्या है वो? य, संजय। क्या बोलना चाहिए? संजय, आराम से बोलिए संजय। च छ ज झ य, संजय, धनंजय, ठीक है ना, मृत्युंजय। तो आगे चवर्ग है, अनुस्वार को क्या हो जाएगा? य। टवर्ग है तो ड़ होगा, तवर्ग है तो न होगा, संन्यास, ठीक है ना। और अवर्ग है तो जैसे सम्मेलनम, सम्मेलनम, ठीक है। तो अनुस्वार के बाद य, इसमें एक और आजकल भ्रांति आ रही है, भ्रांति मतलब जो व्याकरण समझते होंगे कि अनुस्वार के बाद यदि य व ल आ जाए, क्या जाए? य व ल, ठीक है ना, तो वहां अनुस्वार को परसवर्ण य व ल हो जाता है, ठीक है। जैसे सम है, वत्सरा है, सम, चाहे संवत लिखते हैं ना, संवत, तो सम म लिखिए पूरा, सम व, म को अनुस्वार हो जाएगा, संवत हो गया, ठीक है, अनुस्वार हो गया। अनुस्वार एक रूप बन गया, दूसरा रूप क्या बनेगा? तो परसवर्ण जब करेंगे तो फिर आधा व और ऊपर से बिंदु वाला, यानी कि अनुनासिक व आदेश हो जाएगा, तो संवत होगा। आजकल कई जगह स आधा म वत लिख देते हैं, संवत लिखते हैं, देखा हुआ कई जगह आप लोगों ने, 95 में लिखते हैं संवत, स आधा म व, वो पूर्णतः अनुस्वार है, ठीक है ना। या तो अनुस्वार होगा या परसवर्ण होगा, परसवर्ण करेंगे तो संवत, आधा व अक्षर बिंदी बढ़ जाएगा उसमें, ठीक है। तो अनुस्वार के बाद य हो तो परसवर्ण हो जाता है। य में से कवर्ग आएगा तो न होगा, चवर्ग आएगा तो य होगा, टवर्ग आएगा तो ल होगा, तवर्ग आएगा तो न होगा, पवर्ग आएगा तो म होगा, य आएगा तो य होगा, व आएगा तो व होगा, ल आएगा तो ल होगा, ठीक है। तो एक ये हो गया। और दूसरा एक आगम, नुट का आगम वाला ज्यादा प्रचलित है, इसको नुट वाला ही समझ लेते हैं। ये सूत्र है नमो साधक कमल नित्यम, आगम का ही सूत्र है, आगम करता है, आगम संधि के अंतर्गत इसको रख सकते हैं। तो इसका एक नियम समझ लें कि हरस्व के बाद, हरस्व के बाद न हो या ड़ हो या न, ठीक है। या ऐसा समझिए कि पद के अंत में न ड़ हो या न, कहा हो? पद के अंत में, और उस पदांत न ड़ न के पहले हरस्व अच, ठीक है। और पदांत न के बाद भी कोई अच हो, बाद वाला अच हरस्व हो तो कोई नहीं, यानी हरस्व
न होगा तो नूट होगा, न है तो मूट होगा, अड़ा है तो मूट होगा। ठीक है, और उसको जोड़कर लिख देंगे। उदाहरण के लिए लिख लीजिए, पठन अस्ति। क्या कहा गया? पठन अस्ति। अब तो न है ना, न के पहले क्या है? हरस होकर दीर्घ है, तो पदांत न हुआ पहली शब्द। तो शब्द क्या है? उससे पहले हरस होना चाहिए। हरस है कि नहीं है? और पदांत न के बाद अस्ति का अ है। पदांत के बाद न के बाद हरस दीर्घ कोई भी चलेगा। तो यहाँ नुट का आगम होगा। नुट का आगम का मतलब हुआ कि एक और न बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? पठन नस्ति तस्मिन इति, तस्मिन इति। ठीक है, लिखन आस्ते, लिखन नास्ते, प्रत्यंग आत्मा, प्रत्यंगात्मा, सुगण ईशः, सुगण ईशः। ठीक है, तो सुगण ईशः और प्रत्यंगात्मा का तो प्रयोग सीमित है, पर नौ वाला प्रयोग को मिलेगा। गच्छन अस्ति, लिखन अस्ति, पठन अस्ति, पठन आय आगच्छति, पठन आगच्छति, लिखन आगच्छति। तो जहां भी पदांत न मिल जाए, पदांत न के पहले हरस हो और बाद में भी कोई अच हो, तो एक और न बढ़ा कर लिख दीजिए। ठीक है, तो मूल जो प्रसिद्ध अच व्यंजन संधियां की चर्चा हुई, बहुत सारे उसमें छूटे हुए हैं, तो आपको क्रम से देख लीजिएगा। ठीक है, कल हम लोग स्वादी या विसर्ग संधि की कुछ महत्व की चर्चा करेंगे 11 बजे, और फिर 2 बजे से समापन। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति।